मान लो हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है और ब्लैक बॉडी नहीं भी है, लेट्स से कोई भी बॉडी है, उसका टेम्परेचर है T, तो उससे जो पावर रेडिएट उसकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है सिग्मा ए ई इंटू टेम्परेचर की पावर 4। अब ये तो टोटल पावर रेडिएट हो गई। अगर मैं इसके एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को पकड़ लूँ, लेट्स से एक यूनिट 1 मीटर स्क्वायर को अगर मैंने पकड़ लिया, 1 स्क्वायर मीटर, तो उससे कितनी पावर रेडिएट हो रही होगी? तो इसके लिए मेरे को पता करने के लिए इसी के एरिया से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाती है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या हो जाएगी? विच इज इक्वल टू पी रेडिएटेड डिवाइडेड बाई एरिया, विच इज इक्वल टू सिग्मा ई इंटू टेम्परेचर की पावर 4। अब इतनी एमिसिव पावर किसी भी बॉडी की हो जाएगी एट एनी गिवन टेम्परेचर। अभी तक हमने बात करी थी कि इतनी पावर निकलती है, लेकिन यहाँ से जो लाइट रेज निकलती हैं उसका नेचर क्या है उस पर हमने बात नहीं करी। हमें ये पता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, और मैं वेवलेंथ कंपेयर करना चाहता हूँ। तो देखो मैं बता सकता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेवलेंथ का इस तरीके से ग्राफ बना दिया, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि चेंज टोटल एमिसिव पावर, इसकी जो भी एमिसिव पावर है उसका कितना परसेंटेज हमारा, लेट से यहाँ से 0 से लेकर के 10, या फिर 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 30, अलग अलग वेवलेंथ की हमारे पास रेंज है, उतने में कितनी एमिसिव पावर है वो मुझे पता करना है। तो इसका आप ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके का आता है। लेट से यहाँ तक को मैंने एक सेगमेंट माना है, तो मुझे कुछ इतना वैल्यू देखने को मिलेगी। ये मेरे पास एक ब्लॉक आ गया इस तरीके से, है ना। इतनी वेवलेंथ पे मुझे ये एमिसिव पावर देखने को मिलती है। यहाँ से यहाँ तक की जो वेवलेंथ है उसमें कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन मुझे देखने को मिलता है। ये सब ऑब्जर्व करी जाने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके आगे और जाता हूँ तो अब हो सकता है मुझे ये इस तरीके से ग्राफ देखने को मिले। यहाँ पे आ जाऊँ तो हो सकता है वो वैल्यू और कम हो जाए, उसके आगे वो वैल्यू और कम हो जाए। इस तरीके से मुझे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, अच्छा मैं इन सभी को जोड़ दूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? इन सबको मैं जोड़ दूँ, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, और ये जो एरिया हो जाता है उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी टोटल एमिसिव पावर कितनी है ना। तो टोटल एमिसिव पावर, पहले तो इसको लिखते क्या है, दिस इज नोन एज ई। तो यहाँ पर मैं फिर से बोल दूंगा दिस इज एरिया, टोटल एरिया मुझे लिखना चाहिए, टोटल एरिया इज इक्वल टू ई के बराबर आ जाता है, ठीक है। टोटल एरिया अंडर ग्राफ कौन सा वाला एरिया है? वो ये वाला एरिया है। यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि रेडिएशन में हमने जो पावर रेडिएटेड पड़ी थी वो ये थी, उसी को आप एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको एमिसिव पावर मिल जाती है कि पर यूनिट एरिया आप कितनी पावर को एमिट कर रहे हो, विच इज एमिसिव पावर। लेकिन हमें ये नहीं पता था वो वेवलेंथ के हिसाब से किस तरीके से वेरी करती है। तो उसमें ही मुझे पता चल गया यार, एक वेवलेंथ का सेगमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा एमिसिव पावर है, दूसरा अगर वेवलेंथ के सेगमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ी कम है, और यहाँ पे हमें कुछ मैक्सिमा टाइप की चीज़ देखने को मिल रही है। कोई तो स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी जिसपे सबसे ज़्यादा रेडिएशंस हो रहे हैं। तो अब ये देखो, यहाँ पे मैंने बड़े बड़े गैप लिए थे ना, इतने बड़े बड़े, अगर मैं उसको छोटे छोटे गैप्स लेना शुरू करूँ तो देखो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है वेवलेंथ, और इस एक्सिस पे आता है DE डिवाइडेड बाय D लेमडा। तो मैं छोटे 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 इस तरीके से मैं सेगमेंट्स बनाता हूँ, और उस छोटे से सेगमेंट में हमारे पास छोटी सी एमिसिव पावर होगी, लेकिन उन दोनों का रेशियो कुछ फाइनाइट आ जाता है, और एक्चुअली जो हमारे पास ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का आता है ना। यहाँ पर हमें एक मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलती है इस तरीके से। तो ये जो वेवलेंथ होती है वो बहुत खास हो जाती है। क्यों खास हो जाती है? हम बोलेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा एमिसिव पावर है। तो हो सकता है लेट से अगर वो लाल रंग की आ रही है, रेड कलर के करस्पॉन्डिंग वो वेवलेंथ है, तो हम बोलेंगे अच्छा ये ब्लैक बॉडी के जो भी रेडिएशन हो रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट रेड है, तो मुझे वो रेडिश दिखाई देगी। नाम ब्लैक बॉडी है, रेडिएशन ब्लैक बॉडी हो रही है, लेकिन वो दिख रेडिश रही है क्योंकि उसका कुछ टेम्परेचर है, उसके हिसाब से वो एमिट कर रही है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारे पास लेमडा एम, और अगेन यहाँ पर इसका कुछ एरिया होगा ग्राफ का। आप चाहो तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाता है? एरिया होता है इंटीग्रल y डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर आप करोगे इंटीग्रल DE अपॉन डी लेमडा, जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, इंटू डी लेमडा। यहाँ पर हमारे पास डी लेमडा, ये कट जाएंगे। अगेन जो एरिया की वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू सेम E के बराबर आ जाएगी। एरिया विल बी इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू E, और E की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया। पावर क्या होती है हमारे पास? वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो इसी तरीके के ग्राफ्स आते हैं। अब इसी का एक एक्सटेंशन है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसको भी देख लेते हैं।
स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में दो तरह के सवाल बन सकते हैं, दोनों ही मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अभी जो हमने देखा था वो सिर्फ समझने के लिए ज़रूरी था। एक्चुअली उसका यूज़ क्या है, देखो हमारे पास जब भी कोई भी बॉडी होती है तो उससे जो पावर रेडिएट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा ए ई टी रेज़ टू पावर 4। अगर मुझे एमिसिव पावर पता करनी है तो होती है पावर पर यूनिट एरिया विच कम्स आउट टू बी सिग्मा ई इंटू टेम्परेचर की पावर 4। अब इसका भी कुछ वेरिएशन होता है, वो हम देख लेते हैं। देखो हमारे पास इस y एक्सिस पे होता है डी ई डिवाइडेड बाय डी लेमडा, यहाँ पर होता है सिर्फ लेमडा। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मेरे पास रेडिएशन हो रहा है तो रेडिएशन की एक प्रोफाइल बन जाती है। किसी एक वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा एमिसिव पावर होती है, किसी और वेवलेंथ पे आप देखोगे तो उतनी ज़्यादा पावर नहीं निकल रही होती है। तो उसका ग्राफ मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। ये हमारे पास लेट से एक ग्राफ है। अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या पता चलता है हमें कि अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाऊं या कम करूं, अलग अलग टेम्परेचर पे ये प्रोफाइल अलग अलग निकल के आती है। बस वो निकल के आती है। तो लेट से ये हमारे पास है T1, तो दूसरा जो मैं ग्राफ बनाऊंगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा है ना। ये है हमारे पास T2। अब इन दोनों की पीक्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लेट से ये था यहाँ पर इस तरीके से, ये है मेरे लिए वेवलेंथ 1 अगर ये था T1 पे, और इस वाले की जो पीक है वो है यहाँ पर, ये है लेमडा 2। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इन टेम्परेचर्स को और इन वेवलेंथ को रिलेट कर देता है, लिंक कर देता है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से लेमडा m इंटू टी की वैल्यू होती है कांस्टेंट, ठीक है, और वो जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है b के बराबर, और उस b की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। देखो ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ के लिए सेंटीमीटर, टी के लिए केल्विन हमारे पास इस तरीके से आ गया। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ T1 इंटू लेमडा 1, इसके लिए जो वैल्यू है T1 इंटू लेमडा 1 विल बी इक्वल टू T2 इंटू लेमडा 2, विल बी इक्वल टू T2 इंटू लेमडा 2। हम बोलते हैं हमने टेम्परेचर चेंज किया है, तो जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एमिसिव पावर थी वो वेवलेंथ डिस्प्लेस हो गई है, इसलिए इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोला जाता है। ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। अब इसी में दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या आ जाता है, देखो मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, इसका जो टोटल एरिया होता है, एरिया क्या चीज़ के बराबर होता है, एरिया इज इक्वल टू टोटल एमिसिव पावर E। अब हमने टेम्परेचर चेंज किया है तो लेमडा में चेंज तो आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हो, एरिया में भी कुछ चेंज हो जाता है। आपको एरिया भी कंपेयर करने के लिए बोला जा सकता है। तो देखो एरिया की वैल्यू क्या आती है, E के बराबर। E की वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा ई टी रेज़ टू पावर 4। लेट्स से हम बोल रहे हैं कि हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया है। अगर हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया है तो यहाँ पर हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 टाइम्स एरिया भी 16 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसका एरिया अगर मैंने टेम्परेचर डबल किया है तो एरिया में कितना चेंज होगा। ये मत बोलना एरिया कांस्टेंट रहता है, टी इंटू लेमडा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है लेकिन एरिया चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़, दूसरा तरीके का सवाल ये हो सकता है। तो बस यही दो चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। फील करने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने किसी चीज़ को गर्म कर दिया तो उसका मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ छोटी होनी पड़ेगी, है ना। अब हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें छोटी वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू कलर की, बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। तो अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा गर्म करते चले जाएंगे तो पहले तो वो रेड दिखती है, रेड ग्लो करती है, उसके बाद उसमें से ब्लू ग्लो होने लग जाता है ना। तो इसी तरीके से लोहे को गर्म करते हैं तो वो रेड हॉट आयरन होता है, फिर उसको और गर्म करते हैं तो उसमें से सारी फ्रीक्वेंसी निकलती है, वाइट जैसा दिखने लगता है, और गर्म करते तो वो ब्लूइश हो जाता है, और भी गर्म करते चले जाओगे तो या तो पिघल जाएगा, नहीं तो एक्सरे भी निकाल सकता है। क्या एक्सरे नहीं निकलेगी, वो कुछ ज़्यादा हो गया। हमें बस यही दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इसको मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारी जो लेमडा m की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, लेकिन एरिया की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरीके के सवाल आ सकते हैं। यही बस हमें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में याद रखना है। ये वीडियो जो आपने अभी अभी देखा वो एक छोटा सा पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, 40 दिन में 2-2 घंटे की क्लासेस में पूरी की पूरी फिजिक्स इसी तरीके से ग्राफिकली कंप्लीट करी है। ग्राफिक्स अच्छे होते हैं तो कॉन्सेप्ट जल्दी दिमाग में घुसते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर इस क्रैश कोर्स को देखें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में PDF भी आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं पढ़ाने के अलावा क्या क्या करता हूँ ये भी आपको पता होना चाहिए, मेरी असलियत क्या है। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में।